सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। राजयोग अगर किसी की जन्म कुंडली में है तो समय आने पर, दशा आने पर राजयोग अपना फल देता है। हम एक दो सूत्रों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इसको हम क्रम से दो तीन पार्ट में देंगे ताकि आपको देखने में, समझने में बोरियत भी ना हो और आप आसानी से छोटे छोटे वीडियो के सूत्र अपने ब्रेन में बिठा सकें। तो ये मेरा प्रयास होगा और आपका भी प्रयास होना चाहिए। राजयोग कारक चर्चा करेंगे। मैंने स्क्रिप्ट रेडी किया हुआ है और सारा सूत्रात्मक तरीके से आपके सामने जो भी वीडियो दूंगा वो सूत्रात्मक तरीके से दूंगा। अब आपको समझना होगा, दूसरे घर का स्वामी दूसरे घर में बैठा हो, पांचवें घर का स्वामी यानी मालिक पांचवें घर में बैठा हो, ठीक है, या फिर दूसरे घर का मालिक नवें घर में बैठा हो और पांचवें का मालिक 10वें घर में बैठा हो, तो जातक की जिंदगी में जब भी उस ग्रह की दशा आएगी उसको राजयोग प्राप्त होगा। राजयोग का मतलब है मनुष्य को आत्म शांति, धन समृद्धि, सुख प्राप्ति इत्यादि का समय प्राप्त होने पर खुशियां मिलना, यही राजयोग है। दूसरा राजयोग होता है संन्यास योग, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में राजयोग की चर्चा की गई है, संन्यास योग की चर्चा की गई है। फिलहाल दोनों ही राजयोग हैं। जब जन्म कुंडली में एक और सूत्र देखें, दूसरे और 11वें घर के मालिक, दूसरे और 11वें घर के मालिक जो कि धनेश और आमदनी का स्वामी आयेश, दोनों ही एक साथ 10वें घर में बैठे हों। दूसरे और 11वें घर के स्वामी दोनों ही एक साथ 10वें घर में बैठे हों, राजयोग कारक बनता है। परंतु उसमें जो 10वें घर में बैठे हों कोई दोष ना हो। अब ये दोष किस तरह का हो सकता है? जब दूसरे और 11वें घर के स्वामी 10वें घर में बैठे होंगे तो राजयोग तो होगा, लेकिन उसका प्रतिफल कब नहीं मिलेगा? छठे 8वें घर के स्वामी, 12वें घर के स्वामी का किसी प्रकार भी उनसे ताल्लुक ना हो, संबंध ना हो। 11वें घर के और दूसरे घर के स्वामी 10वें घर में बैठे हों, उनको षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश ना तो दृष्टि डालता हो और ना ही युति कर रहा हो, तो जातक को राजयोग की तरीके का सुख प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरी चीज है कि वो ग्रह नीच राशि में न बैठे हों, द्वितीयेश और एकादशेश, तो राजयोग बनता है। राहु को प्रायः हम लोग गलत कहते हैं, लेकिन राहु भी सुख, ऐश्वर्य, राजयोग इत्यादि देने वाला हो जाता है। यदि राहु चौथे, पांचवें, 10वें, 11वें घर में बैठा हो तो अपनी दशा या अंतर दशा में राजयोग देता है। ऐसा फल दीपिका में भी लिखा हुआ है। फल दीपिका आप जरूर देखिए, बहुत बढ़िया सूत्र है। अब केतु के बारे में किंवदंती है कि बुरा ग्रह है, लेकिन नहीं, केतु लाभ देते हैं तो बृहस्पति से भी ज्यादा लाभ देते हैं। तो ऐसे में अगर केतु तीसरे घर में बैठे हों तो जातक को निश्चय ही योग देने वाले बन जाएंगे। ठीक। यदि केतु पांचवें, नवें घर में हो तो शुभ फल नहीं देते। 5th हाउस में, 9th हाउस में केतु बैठे होंगे तो शुभ फल नहीं देते, संतान और पैतृक सुख इत्यादि का हानि करते हैं, तो दोष कारक माना गया है। हालांकि मैंने जब भी कुंडली देखी किसी की तो 9th हाउस में बैठे हुए केतु का प्रतिफल अच्छा पाया है, लेकिन फल दीपिका में ऐसा लिखा है कि केतु पंचम और नवम में बैठे हों तो शुभ फल नहीं देते।
अब इसका जो प्रतिफल है, इसका प्रमाण है, वो आप लोग स्वयं अपनी कुंडली में अगर बैठा है तो हमें जरूर बताइएगा। यदि आपका केतु 5वें बैठा है, 9वें बैठा है, तो क्या आपको अशुभ फल देता है? और राहु जिन घरों में बैठ करके राजयोग देता है, क्या वह फल आपके सामने दृष्ट है? चलिए, यदि चंद्रमा और शुक्र दोनों ही एक साथ तीसरे घर में बैठे हो तो शुक्र योग देता है। शुक्र की दशा में इसका विशेष प्रतिफल प्राप्त होगा। ठीक, यदि 10वें घर का मालिक तीसरे घर में बैठा हो या 11वें घर में बैठा हो, 10वें घर का मालिक तीसरे घर में बैठा हो या 11वें घर में बैठा हो, तो जीवन भर राजयोग नहीं होता। कभी किसी काल में, किसी समय में राजयोग ही बन सकता है, पर जीवन भर नहीं राजयोग होगा। और जब समय आया बाई चांस, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में यह लागू नहीं होता। उनकी कुंडली में ऐसा योग है। यदि 9वें घर का मालिक 8वें घर में बैठा हो तो उसकी दशा में योग नहीं होता। लेकिन यदि 9वें घर का मालिक बृहस्पति हो और 8वें में बैठा हो तो भाग्योदय होता है। नोट करिएगा इस पॉइंट को। यदि 8वें और 9वें घर के मालिकों का संबंध हो भाग्य भाव का और मृत्यु स्थान के स्वामी का संबंध हो जाए, युति या दृष्टि का, तो 8वें घर के मालिक की दशा में योग बनता है। ये संबंध 4 प्रकार के होते हैं। 2 ग्रहों का एक साथ एक घर में बैठना, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखना इत्यादि योग बताया जाता है। चलिए, यदि 8वें और 9वें घर, 8वें और 9वें घर का मालिक इनका संबंध हो तो 9वें घर के मालिक की दशा में योग नहीं होता, किंतु अष्टमेश की अंतर दशा में योग होता है। यदि 10वें 11वें घर के स्वामियों का संबंध हो तो 11वें घर के मालिक की दशा में राजयोग होता है। हालांकि 11वां, छठा और तीसरा क्षति कारक स्थान है, पर जब ऐसी स्थिति में, जो कि ये बताया 10वें 11वें घर के मालिकों का संबंध, तो ऐसी अवस्था में राजयोग बन सकता है। 10वें 11वें घर के मालिक स्वामियों का संबंध हो तो 11वें घर के मालिक की दशा या अंतरदशा में राजयोग कारक योग बन सकता है। ठीक है, अगर 10वें 11वें घर के मालिकों का संबंध कर्मेश और आयस के स्वामियों का संबंध हो तो 10वें घर के मालिक की दशा में साधारण स्थिति रहेगी, अर्थात ना बहुत अच्छा होगा और ना बहुत खराब होगा। इन सूत्रों को समझना होगा। ऐसी स्थिति में यदि शनि 10वें स्थान पर मकर राशिस्थ हैं या दोनों राशियों के स्वामी हैं मकर और कुंभ के, तो बाई चांस अगर मेष लग्न वाले हैं तो ऐसी अवस्था में क्या शनि योग कारक नहीं होगा? मैं ये कहूंगा कि एकादशेश, जो एकादश राशि है यानी कुंभ, उस राशि का जो स्वामी है शनि, मूल त्रिकोण राशि कुंभ है शनि की, तो एकादशेश होने की वजह से और दशमेश होने की वजह से शनि लाभ और हानि दोनों देंगे, नुकसान भी देंगे, फायदा भी देंगे। जन्म कुंडली में यदि शुक्र दशम में हो तो उसकी दशा में कोई योग नहीं होता है। ठीक है, यदि शनि 7वें घर में बैठे हो तो उसकी दशा में राजयोग बनता है। अगर 7वें घर में राहु हो
तो उसकी दशा में निश्चय ही योग देने वाला ग्रह बनेगा। प्रायः सातवें घर का राहु पत्नी के सुख को, व्यापार के सुख को खराब करते हैं, परंतु प्रवास से लाभ देते हैं, क्योंकि लग्न में केतु होंगे। अगर अगर राहु सातवें घर में हो, सूत्रात्मक तरीके से देखिए, पहले राहु सातवें घर में हो तो उसकी दशा में राजयोग होता है, और सातवें घर में राहु हो तो निश्चय ही योग देने वाला होता है। दूसरी बात कह दी, यदि शनि तीसरे या नवें घर में हो तो भी योग होता है। तीसरे, आठवें या नवें घर में बृहस्पति हो तो भी योग देता है। अगर बृहस्पति 12वें घर में हो तो क्या लाभ नहीं देगा? निश्चित ही नहीं देगा। अगर 12वें घर में बृहस्पति हो तो जातक मृत्यु, इस जीवन के बाद देवलोक, स्वर्गलोक इत्यादि प्राप्त करता है। इसका मतलब कि वो 12वें घर में बृहस्पति होने पर जातक दानी, धर्मात्मा, उदार इत्यादि होने के कारण जातक को मोक्ष की गति प्राप्त होती है। राजयोग के अंतर्गत ही एक और सूत्र देखें जो मैंने सामने नोट करके रख दिया। यदि भाग्य भाव 9th हाउस, राज्य भाव यानी 10th हाउस, भाग्य भाव 9th हाउस, 10th हाउस के मालिक राज्य या भाग्य भाव में बैठे हों, दशम में या नवम में बैठे हों, तो यह बहुत उत्तम राजयोग होता है और बहुत यश, कीर्ति, संपत्ति देने वाला बनेगा। एक पार्ट ये हो गया। दूसरे पार्ट की चर्चा हम फिर राजयोग पर करेंगे। कृपया आप लोग वह टिप्पणी दीजिए जो आपको अनुभव में आया हो इस चर्चा के अंतर्गत। ज्योतिष के इन योगों के लिए हम एक और पार्ट में अगले आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक आप इसे देखें और हमें बताएं क्या ये सही है या नहीं। यहां पर हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।